नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और हम देख रहे हैं हिंदी नेट सेट अध्ययन में जो कम समय में अच्छी तैयारी करने के लिए या कम समय में अच्छा परीक्षा का अध्ययन करने के लिए नेट जेआरएफ का तो अच्छा शस्त्र है पीवाईक्यू क्वेश्चन। तो उन्हीं पीवाईक्यू क्वेश्चन सीरीज़ हम इसी चैनल पर चला रहे हैं और वह निःशुल्क है। कल के वीडियो में हमने दलित विमर्श संबंधित उपयुक्त कथन यहाँ तक हमने देखा था। इस 50 प्रश्न देखे थे और आज जो है इसके बाद के प्रश्न हम देखेंगे। सतपुड़ा के जंगल कविता में जंगल के संबंध में कौन से विशेषण प्रयुक्त है? यह भी कल देखा था, लेकिन फिर भी आज यही से हम प्रारंभ करते हैं। सतपुड़ा के जंगल कविता से संबंधित कौन से विशेषण सही है? तो इसमें जो है देखो वह है नींद के डूबे हुए से, यानी सतपुड़ा के जंगल कैसे है? नींद में डूबे हुए से है। उसके बाद वह कैसे चिलचिलाते जले से है, और उसके बाद वह कंप से कनकने हुए है। अभी सतपुड़ा के जंगल जो है उसके बाद भी जो विशेषण है सतपुड़ा के जंगल में, नींद में डूबे हुए से है, घिनौने घने हैं, कंप से कनकने हैं और ऊँघते अनमने हैं, कष्ट से ये सने हैं, अजगरों से भरे हैं, गति से परे है, लताओं के बने हैं, ऐसे है सतपुड़ा के यहाँ जंगल। तो अगला प्रश्न है, प्रिय प्रवास की छंद में रचना हुई है। यह भी हमने कल देखा था। प्रिय प्रवास की रचना किस छंद में हुई है? तो प्रिय प्रवास की जो रचना है वह हुई है देखो द्रुत विलंबित छंद में हुई है। द्रुत विलंबित छंद में हुई है। और उसके बाद जो एक मिनट, ये हम थोड़ा, हाँ, ये तमस उपन्यास है। मैं इधर गया। ये तमस उपन्यास के पात्र 55 नंबर का प्रश्न, नहीं 55 नंबर, 51 और ये 52, यही है प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास जो है किस छंद में रचा गया है? तो द्रुत विललित छंद में रचा हुआ है। उसके बाद वह शार्दुल विक्रीडित छंद में रचा हुआ है। और उसके बाद जो प्रिय प्रवास है वह मंदाक्रांता छंद में रचा हुआ है। अगला प्रश्न है इसमें, इसका विश्लेषण हमने कल देखा था। भ्रमर गीत पदों में गोपिया उद्धव को किन वचनों से संबोधित करती है? यह यहाँ तक सही प्रश्न कल, वो पहले हमने 2 प्रश्न देखे, वो कल की वीडियो में हो चुके थे। और आज का जो है मुख्यतः वीडियो यहाँ से प्रारंभ होता है। जो यहाँ से भ्रमर गीत पदों में गोपियाँ उद्धव को किन वचनों से संबोधित करती है? तो उसमें है देखो, वह उद्धव से भ्रमर गीत में गोपियाँ जो है किन किन विशेषण से संबोधित करती है, वो बातें करती है। तो वह है देखो जाग सिकावत पांडे, यानी जोग सिकावत पांडे कहती है। उसके बाद वह अन्य कहती है कि उसके बाद कहती है ज्ञान की महल। और उसके बाद वह मधुकर मधु मतवारे, यह जो है जोग के सिखावत पांडे, ज्ञान की महल, मधुकर मधु मत वारे, यह कहकर गोपियाँ उद्धव को संबोधित करती है जब वह कृष्ण का संदेश लेकर आते हैं। अभी भ्रमर गीत पदों में ये महिला आंचल की स्त्री पात्र है। अभी महिला आंचल उपन्यास की स्त्री पात्र यहाँ पर कौन सी है? तो यहाँ पर जो है महिला आंचल की उपन्यास की पात्रा जो है वह है देखो फुलिया है महिला आंचल की पात्रा, आभा रानी भी है और मंगला देवी भी महिला आंचल की पात्रा है। उसके विश्लेषण में हम यहाँ पर थोड़ा सा देखेंगे। जैसे उसमें अन्य भी पात्र है, महिला पात्र है महिला आंचल उपन्यास में। फूलिया है, आभा रानी, मंगला देवी, कमला है, यह तो उपन्यास की नायिका है। जैसे वैसे आंचल ही नायक है उपन्यास का, लेकिन फिर भी इसको हम नायिका कह सकते हैं। और लक्ष्मी है, ममता है, सिलिया है और राम राम ई पियारे है, राम पियारे। एक मिनट, तमस उपन्यास के पात्र है। अभी तमस उपन्यास के पात्र कौन से हैं यहाँ पर? तो तमस उपन्यास के पात्रों में से है देखो
तो यहाँ पर हम सीधा क्या है तो वो सीधा विश्लेषण ही देखेंगे। निम्न में से तमस उपन्यास के पात्र यह जो निम्न में से है वह है हरनाम सिंह है, हृदय बख्श है, देवदत्त है, नत्थु है, बख्शी जी है, अंजीज है, मास्टर रामदास है, मेहता है और अजीत सिंह भी है। अजीत सिंह है, देवसीराज है, शंकर है, उसके बाद कश्मीरी लाल है, जनरल है, रिसर्च है, हकीम जी है, सरदार जी और मौला दाद लक्ष्मी नारायण, यह जो सभी है यह तमस उपन्यास के पात्र है। अभी अगला प्रश्न है मानस का हंस। मानस का हंस उपन्यास की रचना में अमृतलाल नागर ने निम्न में से किस पुस्तक से संयोग लिया। यानी जो अमृतलाल नागर ने मानस का हंस उपन्यास लिखते हुए तुलसीदास के जीवन पर लिखा है और वो अन्य किन किन ग्रंथों से उन्होंने संदर्भ लिए हुए हैं या कौन कौन से ग्रंथों से उनको यह तमस उपन्यास नहीं मानस का हंस लिखने के लिए किन किन उपन्यासों की आवश्यकता और किन किन उपन्यासों अन्य किताबों के आधार पर उन्होंने लिखा है। उनमें है देखो लिया है तुलसी काव्य मीमांसा तुलसी काव्य मीमांसा से उन्होंने लिया है काशी का इतिहास और अकबर। मानस का हंस में नागर जी ने गोसाई तुलसीदास के जीवन चरित्र का भी विकास किया है। अगला प्रश्न है तीसरी कसम कहानी के पात्र है। अभी तीसरी कसम कहानी जो है फणीश्वरात रेणु की है, आंचलिक कहानी है, काफ़ी अच्छी कहानी है तीसरी कसम कहानी। और वह इसका है लाल मोहर और पलटदास है, धुनीराम है और उसके बाद जो है बेगू पटवारी, यह तो नहीं होगा, ये महेश्वर भी है। लाल मोहर है, पलटदास है, महेश्वर और धुनीराम, यह जो है तीसरी कसम कहानी के पात्र है। इसके बारे में पढ़ते थोड़ा सा। तीसरी कसम कहानी के पात्र है लाल मोहर, पलटदास, धुनीराम। इसके मुख्य पात्रों में गाड़ीवान यानी अन्य भी पात्र है। मुख्य पात्र गाड़ीवान जो है हीरामन है और इस कहानी का नायक है। कंपनी की औरत हीराबाई है। तीसरी कसम कहानी प्रेम उन्मुक्त कहानी है। यह निश्चल प्रेम कहीं भी मर्यादित और अतिक्रमण करती नहीं दिखाई देती। इसमें प्रेम को लेकर बड़े दावे से किए गए हैं, लंबी चौड़ी कस्में खाई गई है। यानी वह तीन कस्में खाता है। पहली कस्म जो खाता है वह अपने गाड़ी पर हीरामन 3 कस्में खाता है। पहली कस्म खाता है कि गाड़ी पर चोरी का माल न लादने की, और दूसरी कसम खाता है कि वह कभी गाड़ी पर बांस नहीं लादेगा। और वह तीसरी कसम खाता है कि वह जो नौटंकी वाली स्त्री की डोली कभी अपनी गाड़ी में नहीं बिठाएगा। तो ऐसे वह पूरे कहानी में हीरामन जो है 3 कस्में खाता है। अभी गैगरीन कहानी जो आगे द्वारा लिखित है। पहली गैगरीन कहानी रोज़ नाम से भी प्रकाशित हुई थी। तो गैगरीन कहानी के संदर्भ में विचार कीजिए। इस कहानी में पिता पुत्र के संघर्ष का चित्रण किया गया है, यह बिल्कुल गलत है। इसमें पिता पुत्र का संघर्ष नहीं दिखाया। इस कहानी में आगे को निम्न मध्यवर्गीय जीवन की विषमताओं को चित्रित करने में सफलता मिली है, यह सही है। इस कहानी में आगे ने दाम्पत्य जीवन की सारहीनता और एक रस्ता को चित्रित किया है, बिल्कुल सही है। इस कहानी में पूर्व दीप्ति शैली का प्रयोग किया गया है, यह भी सही है। गैगरीन के रोग के अवसर सूचना की जीवन त्रासदी है, यह भी बिल्कुल सही है। हमने क्या ये BCDE यह हमने किया है। देखते हैं हमारा उत्तर सही है क्या। तो बी हमारा उत्तर बिल्कुल सही है, BCE। गैगरीन के रोगों के अक्सर पैर काटे जाने की सूचना जीवन की त्रासदी को अभिव्यक्त करती है। यानी इस कहानी में पूर्वदीप्ति शैली का भी कहीं थोड़ा सा अंश दिखाई देता है। जब वह मालती पहले किस प्रकार की लड़की थी वह बताते समय लेखक जो है पूर्वदीप्ति शैली का वर्णन करते हैं। तो इसमें थोड़ा सा अंश पूर्वदीप्ति शैली का आया हुआ है मेरे ख्याल से, क्योंकि वह सोचते सोचते लेखक सोचता है कि मालती जब बचपन में या स्कूल में जाती थी वह किस प्रकार की लड़की थी। वह उसका एक पिता जो है वह उसका पिता एक किताब पढ़ने के लिए देता है, रोज़ 10 पन्ने या 20 पन्ने, तो वह पन्ने फाड़ देती है। यह प्रसंग जो वह लेखक लिखता है तो उसमें पूर्वदीप्ति शैली का ही प्रयोग किया गया है। तो इसके बारे में अन्य भी पढ़ते हैं। गैगरीन कहानी में आगे निम्न वर्ग की विषमताओं को चित्रित करने में सफलता मिली है। इस कहानी में आगे ने दाम्पत्य जीवन की सारहीनता और एक रास्ता को चित्रित किया गया है। गैगरीन के रोगियों के अक्सर पैर काटे जाने की सूचना जीवन की त्रासदी को अभिव्यक्त करती है।
व्याघ्रिन कहानी का मूल वर्ण विषय एक युवती मालती के यांत्रिक वैवाहिक जीवन के माध्यम से नारी जीवन और उसके सीमित घरेलू वातावरण में बीतते उबाऊ जीवन की कथा है। यह एक विवाहित स्त्री के अभावों में घुटते हुए व्यक्तित्व की त्रासदी का चित्रण है। कहानी के पात्र है मालती, महेश्वर। मालती के पति का नाम है महेश्वर और मालती और महेश्वर के बच्चे का नाम है टीटी, जो रोने का काम करता है पूरी कहानी में। कथाकार आगे है सो एक यह मय शैली में लिखी हुई कहानी है। और आगे के जो है अन्य कहानी संग्रह है उसमें है आगे का वी थबगा 1937 में प्रकाशित हुआ, परंपरा 1940, कोटरी की बात 1945, शरणार्थी 1948 और जयदोल 1951। यह आगे के प्रसिद्ध कहानी संग्रह है। एक मिनट, ये कहाँ गए हम? अभी आ जाएंगे हम हमारे प्रश्नों पर। मेरे ख्याल से कहाँ पर थे मुझे पता है उतना। अस्सी आ ही जाएंगे, अभी आ जाएंगे हम। उसमें क्या 75 70 आ गए, नज़दीक आ गए हम, हमारे प्रश्न के नज़दीक आ गए। अभी एक इस स्लाइड में होगा शायद तीसरी कसम कहानी के पात्र, ये इसी स्लाइड में ये भी हो गया। और अब जो है हम यहाँ से आषाढ़ का एक दिन नाटक में मल्लिका के कथन कौन से है। अभी आषाढ़ के एक दिन नाटक में मल्लिका के कथन कौन कौन से है यहाँ देखते हैं। तो इसमें मल्लिका के कथन जो है वह है, देखो कोई भूमि, सीधा हम यहाँ से ही विश्लेषण करेंगे, पर्याय पर नहीं जाएंगे। आषाढ़ का एक दिन कहानी में जो मल्लिका के कथन है वह मल्लिका के कथन है, कोई भूमि ऐसी नहीं जिसके अंतर में कोमलता न हो, यानी हर एक भूमि में कोमलता होती है। यह मल्लिका का कथन है और मल्लिका कालिदास की प्रेमिका है और मल्लिका के माँ का नाम जो है अंबिका है। आज तक का जीवन किसी तरह बीता ही है, आगे का जीवन भी बीत जाएगा। वह विलोम से बोलती है। यह प्रतिज्ञा मैंने उज्जैनी से आने वाले व्यापारियों से प्राप्त की है। यह जो कथन है, यह कथन मल्लिका दो बार, एक बार कालिदास से कहती है और एक बार प्रियंकु मंजिली से भी बोलती है। आषाढ़ का एक दिन का प्रकाशन, यानी आषाढ़ का एक दिन जो नाटक है उसका प्रकाशन 1958 में हुआ है और उसको 1959 में पुरस्कार भी, सम्मान भी मिला है। इसके रचनाकार मोहन राकेश है। आषाढ़ का एक दिन एक विखंडन नाटक है। प्रथम खंड में युवक कालिदास उज्जैनी नामक नगर में शांतिपूर्वक जीवन गुजार रहा है और अपनी कला विकसित कर रहा था। मल्लिका के साथ प्रेम संबंध भी है। द्वितीय खंड में पता लगा कि कालिदास की उज्जैनी में धाक जम गई, यानी वह उज्जैनी में वह स्थापित हो गया है और वहाँ से उसको जो है कश्मीर का राज्य जो है घोषित किया है और तृतीय अंक में वह कश्मीर के राज्य का त्याग कर कर पुनः वह लौट आता है। भारत दुर्दशा नाटक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अभी यह भारत दुर्दशा नाटक का प्रश्न है। तो यहाँ पर है भारत दुर्दशा नाटक जो है वह 1880 में लिखा हुआ है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का यह नाटक है भारत दुर्दशा, और इसके प्रमुख नाटक है। इस नाटक में तत्कालीन परिप्रेक्ष्य में अंग्रेज़ों की आलोचना की गई है। इसमें भारत दुर्दैव और उसकी सेना के माध्यम से भारत दुर्दशा के चित्र प्रस्तुत किए हैं। भारत दुर्दशा नाटक में भारतेंदु के व्यथित हृदय की अभिव्यक्ति है। इस नाटक में भारतेंदु के देशभक्त समाज सुधारक, यानी इस नाटक में जो है भारतेंदु देशभक्त है, समाज सुधारक है। इस नाटक में भारतेंदु हरिश्चंद्र के मौलिक एवं अनुदित नाटकों की संख्या, यानी भारतेंदु के कुल मौलिक एवं अनुदित नाटकों की संख्या कितनी है? 17 है। इनके प्रमुख नाटक है वैदिक हिंसा, हिंसा न भवति, विषय विषय मोधम, प्रेम जोगिनी, चंद्रावली, भारत दुर्दशा और नील देवी, अंधेर नगरी,
सती प्रताप यह भारतेंदु के मौलिक एवं प्रसिद्ध नाटक है। अगला प्रश्न है अध्यापक पूर्ण सिंह से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अभी अध्यापक पूर्ण सिंह का यह है। अध्यापक पूर्ण सिंह हिंदी के ऐसे निबंधकार हैं जिन्होंने मात्र कुल 6 निबंध लिखे और प्रसिद्ध हो गए, लिखकर हिंदी साहित्य में अपना महत्वपूर्ण स्थान बना लिया। इनके निबंध है अभी अध्यापक पूर्ण सिंह के निबंध है सच्ची वीरता, आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम जो हमारे नेट के पाठ्यक्रम में है, अमेरिका का मस्त कवि वर्ल्ड अमेरिकी का मस्त योगी वर्ल्ड हिटमैन, कन्यादान, पवित्रता, अध्यापक पूर्ण सिंह हिंदी पंजाबी और अध्यापक पूर्ण सिंह हिंदी पंजाबी अंग्रेजी भाषाओं में लिखा, जिन्होंने सर्वाधिक अंग्रेजी भाषा में लिखा है। स्वामी राम तीर्थ जी जीवनी यानी अध्यापक पूर्ण सिंह ने स्वामी राम तीर्थ की जीवनी लिखी है जो 1924 में प्रकाशित हुई है। पूर्ण सिंह पारंपरिक भारतीय उदात्त जीवन और मूल्यों को आधुनिक पाश्चात्य दर्शन एवं विज्ञान के आलोक में नया रूप देकर प्रस्तुत करना चाहते थे। पूर्ण सिंह ने अंग्रेजी भाषा में 50 से अधिक संख्या में लेख लिखे हैं। अगला प्रश्न है शिव शंभू के चिट्ठे से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अभी यहाँ पर शिव शंभू के चिट्ठे, शिव शंभू शर्मा एक कल्पित यहाँ पर हम सीधा विश्लेषण ही देखेंगे। शिव शंभू का चिट्ठा बाल मुकुंद गुप्त का लिखा हुआ है और यह लॉर्ड कर्जन पर व्यंग्यात्मक लिखा हुआ है। और यह शिव शंभू का चिट्ठे का प्रभाव जो है चंद्रबाला घोष की कहानी चंद्रदेव से मेरी बातें, इस शिव शंभू के चिट्ठे का प्रभाव उस कहानी पर पड़ा हुआ है। तो शिव शंभू का चिट्ठा बाल मुकुंद गुप्त का लिखा हुआ है, प्रमुख व्यंग्यात्मक निबंध है। इन्होंने तत्काल गवर्नर जनरल पर तीखा व्यंग्य किया है, यानी लॉर्ड कर्जन उस समय के गवर्नर थे। शिव शंभू इस निबंध में कल्पित चरित्र है, यानी कल्पना के आधार का पात्र है। इन निबंधों में व्यंग्य विनोद भाव का बड़ी सहजता से प्रयोग करते हैं। शिव शंभू अपने को वायसराय से समकक्ष गूंगी प्रजा का एक प्रतीक वकील दुर्दशा मानता है। गुप्त जी ने अनस्थिरता शब्द को लेकर महावीर प्रसाद द्विवेदी के विरुद्ध लेखमाला प्रकाशित की। इसकी प्रमुख है खिलौनी, यानी जो लेखमाला अनस्थिरता शब्द को लेकर महावीर प्रसाद द्विवेदी के विरुद्ध एक लेखमाला चलाई थी, उसके शीर्षक है खिलौना, खेल तमाशा, स्फुट कविता, बाल मुकुंद गुप्त निबंधावली। अगला प्रश्न है निबंधकार प्रताप नारायण मिश्र से संबंधित निम्न कथन कौन से है। अभी यहाँ पर जो है प्रताप नारायण मिश्र के संबंध में कौन कौन से कथन सही है, तो उसका है प्रताप नारायण मिश्र आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, हिंदी का एडिशन कहा है प्रताप नारायण मिश्र को शुक्ल ने। निबंध के क्षेत्र में इन्हें आत्मव्यंजक निबंधों का जन्मदाता माना, यानी हिंदी साहित्य में आत्मव्यंजक निबंध का जन्मदाता या प्रवक्ता जो है वह प्रताप नारायण मिश्र जी है। उनके निबंधों में संस्कृत और उर्दू के शब्दों के बैसवाड़े की ग्रामीण कहावतें शब्दों का प्रयोग भी मिलता है। प्रताप नारायण मिश्र के प्रमुख निबंध है धोखा, दांत, बालक, वृद्ध, आप, बात, खुशामद, भो, नारी, मनोयोग, मुच्छ, परीक्षा, समझदार की मौत, घुरका, लता, बिनो, कनातन के दिन, यह इनके निबंध है महत्वपूर्ण। आवारा मसीहा के संबंध में कथन कौन से विचार कीजिए। आवारा मसीहा के संदर्भ में हमें विचार करना है। आवारा मसीहा जो है यह विष्णु प्रभाकर जी की लिखी हुई कृति है। शरद चंद्र बंगाल के जो लेखक है शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, इनकी जीवनी है। इस उपन्यास में गांगुली परिवार की किशोरी नवहुल्लाड़ के प्रति लोलुप दृष्टि से देखने की बड़ी दीदी कहानी के प्रकाशन के समय शरद चंद्र रंगून में थे। देवदास लिखते समय शरद चंद्र की आयु 17 वर्ष थी, यानी शरद चंद्र ने 17 वर्ष की आयु में देवदास उपन्यास लिखा था। मूर्धया के संदर्भ में विचार कीजिए, यानी मूर्धया के संदर्भ में विचार करते हुए यहाँ पर है देखो मूर्धया के संदर्भ में उपयुक्त कथनों में एकमात्र कथन केवल डी ही सही है। अंत यह प्रश्न मूल्यांकन से, यानी यह प्रश्न ही गलत दिया हुआ था, इसके पर्याय यहाँ पर है देखो सूची 1 से सूची 2 का मिलान कीजिए। और यहाँ पर मिलान है देखो तत्पुरुष समाज जो है वह तत्पुरुष समाज में शिवालय, यह जो है द्वंद्व समाज में लव कुश, और अव्ययी भाव समाज जो है उसमें यथामति, और विघ्री भाव समाज है चक्रपाणी।
अगला प्रश्न है, यह भी सुमिलित कीजिए। और इसका जो है हम सुमिलित कीजिए में सीधा जो है वहाँ इसका विश्लेषण ही देखेंगे। यहाँ पर जो श्री संप्रदाय संप्रदाय और उसके आचार्य है। श्री संप्रदाय किसका है? तो श्री संप्रदाय रामानुज का है। हर बार इस पर प्रश्न रहते हैं, वह संप्रदाय और उसके प्रवक्ता। ब्रह्म समाज जो है मध्वाचार्य का है। ब्रह्म समाज मध्वाचार्य का है। रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी का है। और सनकादि संप्रदाय जो है वह निम्बार्काचार्य का है। अगला प्रश्न वह भी सुमिलित कीजिए है। मंटो मेरा दुश्मन यह किसकी रचना है? तो मंटो मेरा दुश्मन जो है यह रचना है, एक मिनट, मंटो मेरा दुश्मन यह रचना उपेंद्रनाथ आश्क की है। ये और वे यह जैनेन्द्र कुमार की रचना है। और जंजीरें और दीवारें यह रामबख्श बेनीपुरी की है। प्रेमचंद घर में यह शिवरानी देवी की है। अगला प्रश्न यह भी सुमिलित कीजिए है। इसमें है देखो, लेखक और ग्रंथकार और उसका समय क्या है, यह यहाँ पर दिया हुआ है। यानी यहाँ पर केवल ग्रंथ और ये भी दिया है, लेकिन हम उसका ये भी डालेंगे। जैसे कि मम्मट का ग्रंथ है काव्य प्रकाश और वह 11वीं शताब्दी के है। जयदेव का समय है चंद्रलोक और जयदेव का ग्रंथ है चंद्रलोक और उसका चंद्रलोक का समय है 13वीं शताब्दी। और अप्पय दीक्षित का समय है ग्रंथ है कुवलयानंद और वह 17वीं शताब्दी के हैं। विश्वनाथ का ग्रंथ है साहित्य दर्पण और वह 14वीं शताब्दी में आते हैं। अगला प्रश्न है, यह भी सुमिलित कीजिए भी है। इसमें है देखो, गोसाई तुलसीदास जो है यह रामचंद्र शुक्ल का है। तुलसी काव्य मीमांसा यह उदय भानु सिंह ने लिखा है। तुलसी आधुनिक वातायन से लोकवादी तुलसीदास यह जो है, नहीं, तुलसी आधुनिक वातायन से यह रमेश कुंतल मेघ का है। और लोकवादी तुलसीदास यह विश्वनाथ त्रिपाठी का है। अगला प्रश्न है, हम थोड़ा फास्ट जाने का प्रयास करेंगे क्योंकि 2 दिन से एक ही प्रश्न पत्र देख रहे हैं। इस पर आज जो है हो सकेगा हम इसको समाप्त करेंगे। यह भी सुमिलित कीजिए। इसमें खंड और उसके शेखर एक जीवनी भाग 1 और शेखर एक जीवनी भाग 1 में कौन कौन से खंड है और उन खंडों के नाम क्या है। जैसे कि शेखर एक जीवनी भाग 1 का जो प्रथम खंड है वह खंड कौन सा है? तो उषा और ईश्वर, यह इसके प्रथम खंड का नाम है शेखर एक जीवनी का, जो 1940 में प्रकाशित हुआ था। द्वितीय खंड का नाम जो है वह है बीज और अंकुर। और तृतीय खंड का नाम है प्रकृति और पुरुष। और चतुर्थ खंड का नाम है पुरुष और परिस्थिति। यह जो है शेखर एक जीवनी के खंडों के नाम है, याद रखिए। मैं फिर से पढ़ता हूँ। प्रथम खंड का नाम है उषा और ईश्वर। द्वितीय खंड का नाम है बीज और अंकुर। और तृतीय खंड का नाम है प्रकृति और पुरुष। और चतुर्थ खंड का नाम है पुरुष और परिस्थिति। यह आगे का लिखा हुआ है। और शेखर एक जीवनी का प्रथम भाग 1940 में प्रकाशित हुआ और शेखर एक जीवनी का द्वितीय भाग जो है वह 1944 में प्रकाशित हुआ। लेखक इसका तृतीय भाग भी लिखना चाहते थे लेकिन लिख न सके। अगला प्रश्न है, यह भी सुमिलित कीजिए। किरण यह किस कहानी के पात्र है, यह सुमिलित करना है। किरण जो है कानों में कंगना कहानी की पात्र है। लक्ष्मा जो है लक्ष्मा कोशिका घटवार कहानी की पात्र है। और श्यामनाथ जो है वह चिप की दावत कहानी की पात्र है। और अनीता राही कहानी की पात्रा है। अगला प्रश्न है, जैसे यहाँ पर उसके फिर से हम इसको देखेंगे। जैसे किरण जो है कानों में कंगना कहानी की पात्र है और जो कानों में कंगना कहानी है वह राधिका रमन प्रसाद की कहानी है। और लक्ष्मा जो है कोशिका घटवार और शेखर जोशी की कहानी है। अनीता जो है राही कहानी की पात्र है और वह राही कहानी सुभद्रा कुमारी चौहान की है। यहाँ पर गलत नाम दिया है, राही मासूम रजा, यह गलत दिया है। और श्यामनाथ जो है चिप की दावत कहानी के पात्र है। और यह जो है भीष्म साहनी इसके लेखक है, चिप की दावत कहानी के। अगला जो है यह भी सुमिलित कीजिए में है। यहाँ पर देखेंगे चंद्रगुप्त की पात्रा जो है, चंद्रगुप्त नाटक की पात्रा है लीला। और यह जयशंकर प्रसाद का है जो 1931 में प्रकाशित हुआ है। आंजो दीदी नाटक की पात्रा है मुन्नी और यह उपेंद्रनाथ आश्क का है। बकरी नाटक का पात्र राम है और ये बकरी नाटक सरेश्वर दयाल सक्सेना का है। और स्कंदगुप्त नाटक जयमाला
जयमाला पात्र है स्कंदगुप्त नाटक की, और इसके लेखक भी जयशंकर प्रसाद हैं। यह भी यहाँ पर सुमिलित कीजिए है जो आचार्य शुक्ल के निबंधों का संपादन चिंतामणि भाग का एक किसने किया है। तो चिंतामणि भाग का संपादन जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने खुद किया है। चिंतामणि भाग 2 का संपादन आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने किया है, और चिंतामणि भाग 3 का संपादन नामोल सिंह ने किया है, और चिंतामणि भाग 4 का संपादन चतुर्वेदी कुसुम चतुर्वेदी और ओम प्रकाश सिंह ने किया हुआ है। अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि के मानकीकरण के प्रयासों को पहले के बाद से क्रम में लिखा, यानी जो देवनागरी लिपि का जो मानकीकरण है उनके एक सही विकल्प कौन कौन से यह देखने हैं। तो देवनागरी लिपि के बारे में देखते हैं। देवनागरी लिपि के मानकीकरण के प्रयासों का पहले से बाद का क्रम। देवनागरी लिपि के मानकीकरण में सर्वप्रथम महादेव रानाडे ने सुझाव दिया, यानी देवनागरी के मानकीकरण में बारे में सबसे प्रथम सुझाव किसने दिया, तो महादेव गोविंद रानडे ने दिया। महाराष्ट्र साहित्य परिषद पुणे द्वारा लिपि सुधार समिति 1906 में गठित की गई, और तीसरा जो है काका कालेलकर की अध्यक्षता में गठित सुधार समिति 1935 में स्थापित हुई, और आचार्य नरेंद्र की अध्यक्षता में गठित परिषद 1947 में डॉक्टर राधाकृष्ण की अध्यक्षता में गठित परिषद 1935 में हुई। यह जो है देवनागरी लिपि के मानकीकरण के बारे में सही कथन है। देवनागरी के मानकीकरण के बारे में सबसे प्रथम महादेव रानडे ने सुझाव दिया, और उसके बाद वो महाराष्ट्र साहित्य परिषद पुणे में समिति स्थापित हुई, और वह समिति 1906 में स्थापित हुई। दूसरा जो सुझाव था, तीसरा काका कालेलकर की अध्यक्षता में एक समिति गठित हुई, वह 1935 में गठित की गई, और आचार्य नरेंद्र की अध्यक्षता में एक गठित परिषद जो 1947 में हुई, और डॉक्टर राधाकृष्णन की अध्यक्षता में गठित परिषद 1935 में हुई। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार रामविलास शर्मा रचित कृतियों को पहले के बाद से क्रम में लगाए, यानी रामविलास शर्मा के जो रचनाएं हैं उनकी रचनाओं का प्रकाशन वर्ष के आधार पर सही क्रम हमें बताना है। इसका सही क्रम है आस्था और सौंदर्य। इसका प्रकाशन 1916 में हुआ है, और 1916 में जो एक जूही की कली नामक कविता भी प्रकाशित होती है। भाषा और समाज यह जो है 1961 में प्रकाशित हुआ। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण यह 1977 में प्रकाशित हुआ। नई कविता और अस्तित्ववाद यह 1978 में, और प्राचीन भारत के भाषा परिवार यह 1979 में प्रकाशित हुआ है। यह इस प्रकार आचार्य रामविलास शर्मा के ग्रंथों का सही प्रकाशन वर्ष के अनुसार कालक्रम है। अगला प्रश्न है, स्थापना वर्ष के आधार पर निम्नलिखित संस्थाओं को पहले से बाद में, जो स्थापना वर्ष है उसके आधार पर उस संस्थाओं का क्रम हमें लगाना है। सबसे प्रथम जो है ब्रह्म समाज जो है राजा राम मोहन राय ने स्थापित किया 1828 में। केशव चंद्र सेन ने प्रार्थना समाज स्थापन किया। केशव चंद्र जैन ने प्रार्थना समाज स्थापित किया 1877 में, और दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना 1875 में की हुई है, और वाक्सवक्सकी एवं कर्नल अल्फ्रेड थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना जो है वह कृष्ण मिशन और जो वह स्वामी विवेकानंद ने 1897 में की है। अगला प्रश्न है, कामायनी के सर्गों को पहले के बाद में लिखिए, यानी कामायनी के कुल 15 सर्ग है, और 15 सर्गों में पहला सर्ग है चिंता, दूसरा सर्ग है आशा, तीसरा सर्ग है कामायनी का प्रथम सर्ग है चिंता, द्वितीय सर्ग है आशा, तृतीय सर्ग है श्रद्धा, और चतुर्थ सर्ग है काम, पंचम सर्ग है वासना, और छठवां सर्ग है लज्जा, और सातवां सर्ग है कर्म, आठवां सर्ग है ईर्ष्या, और नौवां सर्ग है ईड़ा, 10वां सर्ग है स्वप्न, और 11वां सर्ग है संघर्ष, 12वां है निर्वेद, और 13वां है दर्शन, और 14वां है रहस्य, और अंतिम है आनंद। यानी ये एक बात और एक ध्यान रखिए, कामायनी का प्रथम सर्ग जो है चिंता है, और अंतिम सर्ग जो है
आनंद है और कामायनी में कुल 15 सर्ग एवं 15 खंड है, याद रखिए। अगला प्रश्न है, निम्न उपन्यासों को प्रकाशन वर्ष के आधार पर क्रम में लगाइए। अभी पहला जो उपन्यास है महिला आंचल, जो 1954 में प्रकाशित हुआ और यह फणिरात रेणु का एक आंचलिक उपन्यास है। झूठा सच का प्रथम भाग जो है 1958 में प्रकाशित हुआ और द्वितीय भाग 1960 में प्रकाशित हुआ। यह यशपाल का उपन्यास है। राग दरबारी 1968 में प्रकाशित हुआ और यह राग दरबारी उपन्यास श्रीलाल शुक्ल का है। आपका बंटी 1971 में प्रकाशित हुआ और यह मनु भंडारी का उपन्यास है। मानस का हंस, यह उपन्यास जो है, यह उपन्यास, एक मिनट, हम कहाँ आ गए, हाँ, महिला आंचल उपन्यास 1954 में प्रकाशित हुआ और ये फणीश्वरात रेणु का है। झूठा सच उपन्यास का प्रथम भाग जो है वह 1958 में प्रकाशित हुआ और द्वितीय भाग 1960 में। उसके प्रथम खंड का नाम था देश और वतन और द्वितीय खंड का नाम है देश का भविष्य, जो यशपाल का उपन्यास है। राग दरबारी उपन्यास 1968 में प्रकाशित हुआ और यह श्रीलाल शुक्ल का है। आपका बंटी उपन्यास जो है वह 1971 में प्रकाशित हुआ और इसके लेखिका मनु भंडारी है। इसमें विच्छेद दाम यानी परिवार विच्छेद की समस्या है। मानस का हंस उपन्यास 1972 में प्रकाशित हुआ और यह अमृतलाल नागर का उपन्यास है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कहानियों को प्रकाशन वर्ष के आधार पर कहानियों को प्रथम प्रकाशन वर्ष के आधार पर पहले के बाद में क्रम लगाइए। तो कानों में कंगना का प्रकाशन जो है 1913 में हुआ है और उसकी लेखक है राधिका रमन प्रसाद जी है। आकाशदीप 1929 में प्रकाशित हुई और इसके लेखक जयशंकर प्रसाद है। ईदगाह 1933 में प्रकाशित हुई और इसके लेखक प्रेमचंद है। और परिंदे जो है, परिंदे कहानी 1960 में प्रकाशित हुई और इसकी लेखक जो है निर्मल वर्मा है। और राजा निर्बंसिया 1957 में प्रकाशित हुई और इसके लेखक कमलेश्वर है। यह जो सभी कहानियाँ हैं, यह सभी कहानियाँ हमारे पाठ्यक्रम में नेट के है और इन सभी कहानियों का लाइन टू लाइन, पंक्ति दर पंक्ति अध्ययन हमारे इसी चैनल पर वीडियो रूप में उपलब्ध है। वह सब कुछ निःशुल्क है। अगला प्रश्न है, अंधेर नगरी नाटक में पहले से बाद में आए संवादों का क्रम निर्धारित कीजिए। तो इसमें है, देखो एक मिनट यहाँ पर थोड़ा सा, हाँ, तो पहले से बाद में आए हुए है, देखो अंधेर नगरी में पहला जो है, लोभ पाप को मूल है, लोभ मिटावत मान, यह महंत का कथन है जो गोवर्धनदास को कहता है। दूसरा कथन है, चना चूरम चूरम, चना चुरमुर चुरमुर बोले, बाबू खाने को मुंह खोले, यह दूसरे दृश्य का कथन है जो चने वाला बेचता है, चूरन वाला। अगला कथन है, चना खाते मियाँ जुआए, दाढ़ी हिलती काहे बगाए, चूरन जब से हिंद में आया, इसका धन बल सभी घटाया, चूरन साहेब जो खाता, सारा हिंद हजम कर जाता। यह अंक 2 और अंक 1 से ही कथन है। आगे यहाँ पर जो है, यह तर्क और स्थापना से प्रश्न है। यानी यहाँ पर जो है स्थापना क्या है देखते हैं। अभिकथन है कि अभिकथन क्या है, भौगोलिक परिवेश का भाषा के मानकीकरण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान रहता है। यानी भौगोलिक परिवेश जो है वह भाषा के मानकीकरण के लिए महत्वपूर्ण योगदान देता है। कारण क्या है, भाषा मूलतः सामाजिक उत्पाद है। सामाजिक परिवेश किसी भाषा के मानकीकरण की प्रक्रिया को गति प्रदान करने वाला सबसे सबल कारण है। तो यह जो है दोनों सही है, यानी यहाँ पर अभिकथन भी सही है और कारण भी सही है। अगला प्रश्न है, कथन क्या है, कहता है, बघेली बोली के अन्य दो नाम लरिया और खलठाही भी है, यह गलत है। कथन क्या है, तो उदय नारायण तिवारी के अनुसार अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी में बहुत कम अंतर है। उपर्युक्त कथन के आलोक में असत्य कथन है, यानी यह असत्य है और दूसरा जो है सत्य है और कथन एक जो है गलत है। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने धार्मिक सत्यों को खोजा नहीं।
गांधी जी के सभी धार्मिक विचार अपने निजी अनुभवों से निकले थे, इसलिए उनके भाषा में वही वैधता और सच्चाई मिलती है। यानी जो भी गांधी जी ने आदर्श धार्मिक विचार बताए वह खुद के अनुभव के आधार पर बताए हैं। जो उपनिषदों में दिखाई देते हैं, वो जो बुद्ध और ईसाई तथा परमहंस कृष्ण रामकृष्ण के उद्गारों से भरी हुई है। इसके कारण क्या है, गांधी जी ने धार्मिक सत्यों को खोजा नहीं, अपने जीवन में उनकी अनुभूति की थी। यह जो है यह दोनों सही है और दोनों की व्याख्या भी सही है। यहाँ पर अगला प्रश्न है हमारा, यहाँ पर अगला प्रश्न यह भी है, इसका अभिकथन है, आपका बंटी उपन्यास में विवाह की असफल और तलाक की ट्रेजेडी के त्रास को बहुगुना बंटी ही सबसे अधिक भोगता है। यह बिल्कुल सत्य कथन है। ये अभिकथन अभी कारण क्या है इसका, बंटी पिता के होते हुए भी बिना पिता का और माँ के रहते भी हुए भी बिना माँ का हो गया। अंततः उसे मिला भटकाव, असमंजस्य और अकेलापन। उपयुक्त कथन आलोक में, यानी इसके जो है दोनों सही है। यानी यहाँ पर अभिकथन और कारण दोनों सही है। यहाँ पर भी है देखो और भी, तो इसका कथन है देखो, सिंदूर की होली नाटक में कुल 2 अंक है। नज़ीर महिर अली, चंद्रकला और कृष्णलाल इसके प्रमुख पात्र है। अभी जो नाटक है देखो सिंदूर की होली में नज़ीर कृष्णलाल यह जो है नहीं है पात्र मेरे ख्याल से, देखते फिर भी। सिंदूर की होली नाटक की कथा प्रातः 9 बजे शुरू होती है और अंतिम 10 बजे होता है। यह बिल्कुल सत्य है। यानी यहाँ पर जो है कहा जाए तो पहला कथन जो है असत्य है। यानी यहाँ पर नज़ीर और कृष्णलाल जो है यह पात्र नहीं है। माहिर अली है, चंद्रकला है और मुरारी लाल है, माहिर अली है, जो रजनीकांत है मारा जाता है, और उसके बाद और पात्र और जो है मनोज शंकर है और मनोरमा है। यह है, और यह इसकी कथा जो है सुबह 9 बजे प्रारंभ होती है और रात को 10 बजे जो है समाप्त होती है। यानी यहाँ पर दोनों कथन सही है। सिंदूर की होली 1934 में रचा हुआ और यह लिखित नाटक है और यह इस नाटक से जो है हिंदी में समस्या नाटकों का प्रारंभ माना जाता है। इस नाटक में 3 अंक है, 2 अंक नहीं है। इसके प्रमुख पात्र रजनीकांत है, मनोज शंकर, माहिर अली, मुरारी लाल, भगवंत सिंह, हरनंदन सिंह, डॉक्टर चंद्रकला, मनोरमा। इस नाटक में 3 दृश्य है। पहला सुबह 9 बजे, दूसरा संध्याकाल और तीसरा जो है रात 10 बजे है। लक्ष्मी नारायण मिश्र के नाटक, यानी लक्ष्मी नारायण मिश्र के यहाँ पर नाटक भी दिए हुए हैं। तो लक्ष्मी नारायण मिश्र के नाटक अशोक 1926 और राजयोग 1933 और आधी रात 1936, यह जो इनके लक्ष्मी नारायण मिश्र के नाटक है। अगला प्रश्न है देखो, एक और द्रोणाचार्य नाटक से यह कथन है, एक और द्रोणाचार्य नाटक के माध्यम से समकालीन शिक्षा जगत की यथार्थ विसंगतियों या विद्रूपताओं को उजागर किया गया है। एक और द्रोणाचार्य के संबंध में कथन सत्य है, यानी यह सही कथन है। यानी इसमें समकालीन शिक्षा जगत की यथार्थ वास्तविकता क्या है यह दिखाया है। अभी ये दूसरा कथन क्या कहते हैं, एक और द्रोणाचार्य नाटक वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार, पक्षपात, शिक्षक समुदाय के पंगु, असहाय, बेबस और पराजित चरित्र को पौराणिक कथा के माध्यम से प्रस्तुत करता है। यह बिल्कुल सही है। यानी यहाँ पर स्थापना और तर्क दोनों सही होगा। एक और द्रोणाचार्य यह शंकर शेष का नाटक है और नाटक 2 भागों में बांटा गया है, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। यानी एक तरफ प्रासंगिक कथा है और दूसरी तरफ जो है वह महाभारत द्रोणाचार्य की कथा है। अगला कथन है, यानी इस नाटक में जो है पौराणिक पात्र कौन कौन आए हैं, तो पौराणिक पात्र द्रोणाचार्य है, एकलव्य, कृपि जो है द्रोणाचार्य की पत्नी है और अश्वत्थामा द्रोणाचार्य की पुत्र है। भीष्म, अर्जुन, युधिष्ठिर, सैनिक, यह जो है पौराणिक पात्र है। और आधुनिक पात्र कौन कौन है, तो आधुनिक पात्रों में अरविंद है। अरविंद जो है वह द्रोणाचार्य की तरह ही इस नाटक का एक द्रोणाचार्य का प्रतीक है। लीला वधु, प्रिंसिपल, चंदू, अरविंद, विमलेंदु और अनुराधा। एक और द्रोणाचार्य नाटक में महाभारत कालीन गुरु द्रोणाचार्य के जीवन के प्रसंगों की संवेदना झांकियाँ प्रस्तुत की गई है। पौराणिक प्रसंगों के आधार पर प्रोफेसर अरविंद के जीवन की त्रासदी
को अभिव्यक्त किया गया है। महाभारत कालीन प्रसिद्ध पात्र द्रोणाचार्य के जीवन प्रसंगों को आधार बनाकर वर्तमान विसंगति को दिखाया है। शंकर शेष के अन्य नाटक है, यानी शंकर शेष के प्रमुख अन्य नाटक कौन से? मृतिकार, गर्भ रत्नगर्भा, बेटों वाला बाय, तिल का ताड़, बिन बाती के दीप, बंधन अपने अपने, खजुराहो का शिंपी, फंदी, कालजयी, घरौंदा, अरे मायावी सरोवर, रक्त बीज, राक्षस पोस्टर, चेहरे, त्रिकोण, चौथा कोण, कोमल गांधार, आधी रात के बाद, यह जो है शंकर शेष के महत्वपूर्ण नाटक है। अगला कथन है शिव शंभू के चिट्ठी से है। शिव शंभू के चिट्ठी तथा दुबे जी का चिट्टा की परंपरा में विद्यानिवास मिश्र ने भ्रमरानंद उपनाम से सरस्वती संपादक श्री नारायण चतुर्वेदी को चिट्ठियाँ लिखी है। कथन है, अभी अगला कथन क्या है? तो ललित निबंध की विविध शैलियाँ विद्यमान मिश्र के हाथों में जीवंत है। तो यहाँ पर जो है आर सत्य है और दोनों कथन सही है और दोनों की व्याख्या भी सही है। इसके बारे में और भी हम नीचे है जानकारी है पढ़ते हैं। शिव शंभू का चिट्टा बाल मुकुंद गुप्त जी का है। इसमें अंग्रेजी नीति को दर्शाया गया है। यह चिट्टा उस समय की राजनीतिक गुलामी और लॉर्ड कर्जन की निर्मम क्रूरताओं को जितने सटीक रूप से प्रस्तुत करते हैं उतनी ही पूर्णता के साथ समय का दूसरा अभिलेख भी नहीं करता। अभी दुबे जी का चिट्टा व्यंग विश्वनाथ शर्मा कौशिक का है, यानी दुबे जी का चिट्टा किसने लिखा है? तो शिवशंभर व्यंग निबंधकार शिवशंभरनाथ शर्मा कौशिक का लिखा हुआ है। विश्वंभरनाथ शर्मा कौशिक का है। और विद्यानिवास मिश्र का जो है भ्रमरानंद उपनाम से सरस्वती के संपादक श्री नारायण चतुर्वेदी को पत्र लिखते थे, जिनमें चीन आक्रमण, अंग्रेजी भाषा के प्रमुख सामयिक समस्याओं पर चर्चा की गई है। अगला है देखो 89 नंबर का प्रश्न। यात्रा है यहाँ पर जितनी बाहर की जाती है उतनी ही अंदर की ओर भी। कथन है, यानी वह यात्राएं यहाँ पर जितनी बाहर की ओर की जाती है उतनी ही अंदर की ओर। अभी इसका दूसरा कथन है, यात्रा संस्मरण टूरिस्ट गाइड का स्थान लेने के लिए नहीं लिखे और पढ़े जाते हैं। ऐसी पुस्तकों को प्रस्तुत ब्यौरे एक व्यक्ति की यात्रा ब्यौरा होता है और वह यात्रा जितनी बाहरी होती है उतनी भीतरी होती है, यानी यहाँ पर दोनों कथन सही है। मनुष्य अनादि से यात्राएं करता आ रहा है। निश्चय ही वह इन यात्राओं को वह अपने संपर्क में आने वाले जिज्ञासुओं को सुनाता भी रहा होगा, किंतु भारतीय साहित्य में, एक मिनट यहाँ पर थोड़ा सा काफ़ी पसीना आ रहा है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित निबंधों को कालक्रमानुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, यानी जो प्रकाशन वर्ष के आधार पर है वही आरोही, यानी जो सही क्रम। तो चली फगुन हट बौरे आम, यह 1975 में प्रकाशित हुआ है। और यहाँ पर गवई गंध गुलाब, यह 1980 में प्रकाशित हुआ है। और आम रास्ता नहीं है, यह 1988 में प्रकाशित हुआ है। जीवन अज्ञात का गणित है, यह 2004 में प्रकाशित हुआ है। और उड़ जाक मुसाफिर कुबेरनाथ राय का 2012 में प्रकाशित हुआ है। उपर्युक्त निबंध विवेकी राय के है। विवेक यानी उड़ जाक मुसाफिर, यह भी विवेकी राय का है। मैंने कुबेरनाथ बोला था, लेकिन विवेकी राय के है सब कुछ निबंध। और इसमें स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उत्तर भारत में बदले हुए गांवों की संक्रांति, यानी जो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उत्तर भारत में जो गांव बदले हैं उसका चित्रण है। उसके साथ ही उनके प्रमुख अन्य निबंध भी है। विवेकी राय के किसानों का देश, जो 1956 में प्रकाशित हुआ। गाँव की दुनिया, यह 1957 में प्रकाशित हुआ। और त्रिधारा, यह 1958 में। फिर बेतवा डाल पर, यह 1962 में। जुलूस रुका हुआ, यह 1977। गवई गंध गुलाब, यह 1980। और नया गाँव नाम, यह 1984 में। आम रास्ता नहीं है, यह 1988 में। और आस्था और चिंतन, यह जो निबंध है आस्था और चिंतन,
यह 1991 में प्रकाशित हुआ। और जगत तपोवंशों की यो यह 1995 में प्रकाशित हुआ। और वन तुलसी की गंध यह 2002 में। और जीवन अज्ञात का गणित यह 2004। और ऊर्जा मुसाफिर यह 2012 में प्रकाशित हुआ है। यह सब कुछ जो है यह विवेकी राय के निबंध है। यहाँ पर जो है गद्यांश प्रारंभ होता है। हम गद्यांश को नहीं पढ़ेंगे, लेकिन गद्यांश के प्रश्न पढ़े या न पढ़े, यह भी प्रश्न हमारे सामने उपस्थित है। मेरे ख्याल से ये गद्यांश को हम छोड़ देते हैं और अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न पत्र की ओर हम बढ़ते हैं। गद्यांश को छोड़ देते हैं क्योंकि गद्यांश पढ़ सकते हैं हम कभी भी, और इसमें कैसे जो महत्वपूर्ण है वह हम पढ़ेंगे। यह 2022 का पेपर है, गद्यांश को छोड़ दिया हमने। और यह यहाँ से जो है दूसरा नेट प्रश्न पत्र प्रारंभ होता है दिसंबर 2022 का। देवनागरी लिपि का विकास क्रम क्या है? अभी देवनागरी लिपि का विकास क्रम क्या है? तो देवनागरी लिपि का विकास क्रम है, देखो, ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, कुटिल लिपि और देवनागरी। यह देवनागरी लिपि जो है ब्राह्मी लिपि है प्रथम, फिर गुप्त लिपि, फिर कुटिल लिपि और फिर देवनागरी लिपि। यह क्रम सही है। अगला प्रश्न है, हिंदी में अनुनासिक व्यंजनों की संख्या कितनी है? अभी हिंदी में अनुनासिक व्यंजनों की संख्या जो है वह लगभग 5 है। 5 सही है। और यह हिंदी में अनुनासिक व्यंजन कौन से है? ड है, त्र है, न और म। यह जो है यह अनुनासिक व्यंजन हिंदी में है। और यह जो है डॉक्टर श्याम सुंदर दास और उनके पंचमाक्षर भी कहते हैं इसको अनुनासिक वर्ण है, और ये पंचमाक्षर भी है। और यह श्याम सुंदर दास और अन्य जो विद्वान है वह कौन से है? देखते हैं। यह श्याम सुंदर दास और उनके सहयोगी ने कहा है। अभी स्पर्श व्यंजन कौन से है? इस पर भी थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। क वर्ग के, अभी स्पर्श व्यंजनों में क वर्ग के कौन से है? क, ख, ग, घ और ड। च वर्ग के कौन से व्यंजन हैं? तो च वर्ग के जो है च, छ, ज, झ और त्र। और ट वर्ग के कौन से? ट, ठ, ड, ढ, न। यह ट वर्ग के व्यंजन है और ये स्पर्श व्यंजन है। त वर्ग के कौन से है? त, थ, द, ध, न। यह त वर्ग के व्यंजन है। और प वर्ग के व्यंजन है प, फ, ब, भ और म। उसके बाद जो है अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन भी यहाँ पर जो है, अंतस्थ व्यंजन जो है य, र, ल, व, यह अंतस्थ व्यंजन है। ऊष्म व्यंजन श, श और स और ह, यह जो है सूक्ष्म व्यंजन है, ऊष्म व्यंजन है। और संयुक्त व्यंजन जो है श, त्र, ज्ञ और श्र, यह जो है यह संयुक्त व्यंजन है। और द्विगुण व्यंजन जो है ड और ढ हिंदी में दो ही है। और अनुस्वार कौन से है? यह एक अनुस्वार है जैसी बिंदी दी जाती है, और दूसरा उपसर्ग, विसर्ग यानी एक के नीचे एक ऐसे दो बिंदी दी जाती है। इसके बाद का प्रश्न है, गोविंद वल्लभ पंत की अध्यक्षता में संयुक्त संसदीय राजभाषा समिति का गठन कब हुआ? जैसे इसका विश्लेषण हमने ऊपर देखा है, फिर भी हम देखेंगे कि गोविंद वल्लभ की अध्यक्षता में संयुक्त संसदीय राजभाषा समिति का गठन जो है 1957 में किया गया है। और इस संसदीय समिति ने 30 सदस्य थे। जो गोविंद वल्लभ की अध्यक्षता में राजभाषा समिति स्थापित हुई उसमें कुल 30 सदस्य थे, और जिनमें लोकसभा के 20 तथा राज्यसभा के 10 सदस्य थे। इस समिति ने अपना प्रतिवेदन 1959 में दिया, यानी राज्यसभा के बारे में। अगला प्रश्न है, बुंदेली बोली की उपबोलियाँ कौन सी है? अभी बुंदेली बोली की उपबोलियाँ कौन सी है? तो बुंदेली बोली की उपबोलियाँ है, देखो, भरोदी, बनाफरी और खटोरी। यह जो है बुंदेली बोली की उपबोलियाँ है, भदोरी, बनाफरी और खटोली। अगला प्रश्न है, यूरोप में बिहारी सतसई के समकक्ष कोई रचना नहीं है, यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है जॉर्ज गिलियर्सन का है। काफ़ी महत्वपूर्ण कथन है। इन्होंने कहा है कि बिहारी सतसई के समकक्ष या बिहारी सतसई के समान यूरोप में कोई दूसरी रचना नहीं है। यह कथन जॉर्ज गिलियर्सन का है।
अभी ये जो है उसके बाद बिहारी की सतसई के बारे में रामचंद्र शुक्ल कहते कि यह प्रबंध काव्य एक विस्तृत वंशस्थली है, तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है। यह बिहारी सतसई के बारे में रामचंद्र शुक्ल कहते हैं। नगेंद्र कहते हैं बिहारी सतसई के बारे में, बिहारी विदग्ध कवि होते हुए भी अत्यंत मौलिक है। केवल एक ग्रंथ की रचना करके भी कवियों की पंक्ति में बिहारी का उत्कृष्ट स्थान है। यह डॉक्टर नगेंद्र का कथन है। अगला प्रश्न है, लोक कबीर आदि भक्तों को ज्ञानाश्रयी निर्गुणिया आदि कहते हैं। वे प्राय भूल जाते हैं कि निर्गुणिया होकर भी कबीरदास भक्त है और उनके राम वेदांतियों के ब्रह्म की अपेक्षा भक्तों के भगवान अधिक है। यह किसका कथन है? तो यह जो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। यह जो है किस ग्रंथ से है? तो यह लोक कबीर आदि भक्तों को ज्ञानाश्रय निर्गुणिया कहते हैं। यह कथन जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी का है और इसके बारे में यानी कबीर के बारे में रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथपंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति रस में शून्य शुष्क पड़ता जा रहा था। यह रामचंद्र शुक्ल का कथन है। और परशुराम चतुर्वेदी क्या कहते हैं कबीर के बारे में? हिंदी वांग्यांग के इतिहास में संत साहित्य का अपना एक विशिष्ट स्थान एवं महत्व है। उसकी सरिता का वह प्रमुख मूल स्रोत है जो उनके आदिकालीन अपभ्रंश रूप से निरंतर प्रवाहित होता आया है। यह परशुराम चतुर्वेदी का कथन है। अगला जो है कबीर के बारे में नंद दुलारे वाजपेयी क्या कहते हैं देखते हैं। कबीर महात्मा थे, यानी कबीर को महात्मा किसने कहा? तो नंद दुलारे वाजपेयी ने कहा। और उनके द्वारा साहित्य में पूत भावनाओं का समावेश हुआ। काव्यार्थ के विचार से उन पूत भावनाओं का उत्कर्ष चाहे अधिक न हो, पर इससे इनका महत्व किसी प्रकार कम नहीं होता। अगला प्रश्न है, नई कहानी संदर्भ और प्रकृति पुस्तक के लेखक है। नई कहानी संदर्भ और प्रकृति के जो लेखक है वह लेखक है देवी शंकर अवस्थी जी है। अभी यहाँ पर जो अन्य जो कथन है वह भी देखेंगे। नामवर सिंह ने नई कहानी किताब लिखी है नामवर सिंह ने। और राजेंद्र यादव ने कहानी स्वरूप और संवेदना किताब लिखी है। और भैरव प्रसाद गुप्त ने कहानी एवं वर्षांक यह नामक किताब लिखी है। अगला प्रश्न है, महाभारत के अंतिम अंश को आधार मानकर लिखा गया नाटक। तो इसमें जो है आंधा युग जो धर्मवीर भारती का है 1955 में लिखा हुआ और ये गीति नाटक है। कहा जाए तो आंधा युग नाटक लाइन टू लाइन पंक्ति दर पंक्ति इसी चैनल पर पढ़ाया गया है और उसकी प्लेलिस्ट आपके सामने निःशुल्क रूप पे आप सुन सकते हो, पढ़ सकते हो, अध्ययन कर सकते हो। अगला प्रश्न है, नहीं वही है तो उसमें है देखो शक विजय जो है 1949 का नाटक है और यह उदय शंकर भट्ट का है। पहला राजा नाटक 1969 में लिखा हुआ जगदीश चंद्र माथुर का है। और कोणार्क 1951 जगदीश चंद्र माथुर का नाटक है। और अगला जो प्रश्न है यह परीक्षा गुरु उपन्यास से है। यह परीक्षा गुरु से भी 1 वर्ष पूर्व लिखा गया, लेकिन प्रकाशित न होने पाने के कारण इसे प्रथम उपन्यास या परीक्षा गुरु से पूर्व लिखे जाने के श्रेय से वंचित रखा गया। यह उक्त कथन किस उपन्यास से संबंधित है? यह जो है यह निसाई हिंदू उपन्यास जो है परीक्षा गुरु उपन्यास से पूर्व लिखा गया था, लेकिन बाद में प्रकाशित हुआ है। तो यह जो है निसाई हिंदू उपन्यास जो है यह निसाई हिंदू उपन्यास 1890 में प्रकाशित हुआ और उसके बाद इसकी रचना राधा कृष्ण दास ने की है। और यह उपन्यास मूलतः गोंधव निवारण दृष्टि को लेकर लिखा गया है। वामा शिक्षक 1872 ईश्वरी प्रसाद का है। भाग्यवती 1873 श्रद्धाराम फिलोरी का है। और इसके बाद का प्रश्न है, लक्षणामूला ध्वनि का भेद है। अभी लक्षणामूला ध्वनि का भेद जो है वह है अर्थांतर संक्रमित वाक्य ध्वनि। अगला प्रश्न है, भामह के
भामह ने समस्त अलंकारों का मूल किस अलंकार को माना है, यानी भामह ने सभी अलंकारों का मूल किसको माना है? तो भामह ने सभी अलंकारों का मूल जो है वक्रोक्ति को माना है, याद रखिए। यहाँ पर हम थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ेंगे। भामह ने अलंकारों का मूल वक्रोक्ति अलंकार को माना है। भामह मूल रूप से अलंकार संप्रदाय के आचार्य है, यानी अलंकार संप्रदाय के आचार्य है भामह। और इनका अलंकार संबंधी रचना, यानी अलंकार संबंधी भामह की रचना है काव्य अलंकार है। इस ग्रंथ में भामह ने वक्रोक्ति की परिभाषा की है, यानी वक्रोक्ति की परिभाषा क्या है? लोकातिक्रांत गोचर वचनम यह की हुई है, अर्थात लोक संसार की सामान्य कथन प्रणाली से भिन्न वक्रोक्ति है। वे लिखते हैं, सर्वत्र वक्र अर्थ ही शोभा पाते हैं, इसी से कविता होती है और इसके बिना अलंकार नहीं हो सकते। शेष अन्य अलंकारों का विवरण निम्नवत है, यानी इसके अन्य जो अलंकार है उस पर भी हम थोड़ा थोड़ा प्रकाश डालते हैं। अभी उपमा अलंकार क्या है? यह अर्थ अलंकार का प्रमुख भेद है, यानी उपमा अलंकार जो है अर्थ अलंकार का प्रमुख भेद है। उपमा अलंकार वहाँ होता है जहाँ पर किसी वस्तु की रूप गुण संबंधी विशेषता स्पष्ट करने के लिए, यानी किसी वस्तु का रूप गुण बताने के लिए किसी दूसरी परिचित वस्तु से जिसमें विशेषताएं अधिक प्रत्यक्ष उसकी समता की जाती है। उपमा के चार प्रमुख अंग है। अभी उपमा के कौन से अंग है? चार। उपमेय है, उपमान है, वाचक शब्द और धर्म। यह उपमा के चार महत्वपूर्ण अंग है, जैसे जैसे पीपर पात सरिस मन डोला। अगला जो है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार क्या है? तो उपमेय पर उपमान का भेद रहित आरोप ही रूपक अलंकार, यानी उपमेय पर उपमान का भेद दिखाया जाना भी यह रूपक अलंकार है। उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पंगत पतंग बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। अभी यमक अलंकार यहाँ पर है। यह शब्द अलंकार का एक प्रमुख भेद है, यानी यमक अलंकार शब्द अलंकार का भेद है जहाँ पर शब्द की अनेक बार भिन्न अर्थों में आवृत्ति होती है, यानी एक ही शब्द की भिन्न अर्थों में आवृत्ति होती है, पुनरावृत्ति होती है, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। यहाँ पर उदाहरण दिया है, तो पर वार्यो उब सुधी सादी सुजान, तू मोहन के उर्वशी है उर्वशी समान। यहाँ पर उर्वशी शब्द का पुनरावरण हुआ है, बार बार आया है। श्रीमती एनी बेजेंट का भारत आगमन किस वर्ष हुआ था? अभी श्रीमती एनी बेजेंट जो है वह 1893 में भारत में आई थी। एनी बेजेंट 1893 में भारत में आई। इसका ज़्यादातर समय बनारस काशी में बीता, यानी एनी बेजेंट जो है बनारस काशी में ज़्यादा समय रही। 1907 में थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्षता बनी, यानी 1907 में एनी बेजेंट तो है थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्षता बनी। इसका एक कथन प्रसिद्ध है, यानी एनी बेजेंट का प्रसिद्ध कथन है, यह अत्यंत अमानवीय कानून है जिसने बच्चों को उसकी माँ से अलग करवा दिया है। मैं अपने दुख का निवारण दूसरों के दुख दूर करके करूंगी और सब अनाथ एवं असहाय बच्चे की माँ बनूंगी। यह एनी बेजेंट का कथन है। इनका जन्म लंदन, यानी एनी बेजेंट का जन्म लंदन शहर में हुआ था और हुआ था 1847 में हुआ था। एनी बेजेंट 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षा बनी, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष एनी बेजेंट जो है 1917 में बनी, याद रखिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस चिंतक ने धर्म को शास्त्रार्थ का विषय न मानकर उसके मूल तत्वों को अपने जीवन में अपनाकर विश्व को संदेश दिया? तो यह जो कथन है यह रामकृष्ण परमहंस का कथन है। यहाँ पर अन्य जो संस्थापक दिए हुए उसके बारे में हम पढ़ेंगे, जैसे एक मिनट। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में की। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना 1875 में की हुई है। केशव चंद्र सेन ने आर्य समाज की स्थापना जो है 1867 में की हुई है। और देवेंद्र नाथ ठाकुर ने तत्वबोधिनी सभा 1839 में की है। और ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में की हुई है। इस प्रकार
तो आज के लिए इतना ही, यहाँ पर हम रुकते हैं। तो ऐसे ही अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।